गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। नए सेशन में आपका स्वागत है सभी का। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वनीशा का पाठ 1 पढ़ेंगे, जो कि है भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? तो मनुष्य समाज में रहते हुए एक दूसरे से अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करता है। जैसे पेड़ के नीचे बैठे हुए एक उदास आदमी से दूसरा आदमी पूछता है, क्यों भाई, कैसे उदास बैठे हो? तो दूसरा आदमी जवाब देता है, किसी ने मेरा बटुआ चोरी कर लिया। तो पहले वाला पूछता है कि उसमें कितने पैसे थे? तो दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है 10,000 रुपये थे। तो उपयुक्त वार्तालाप में दो व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से हुआ है वह माध्यम भाषा कहलाती है। तो इस तरह से हम भाषा की परिभाषा में कह सकते हैं कि एक ऐसा माध्यम है भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरे के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझता है। याद रखिए, इसमें कभी कभी हम हाथ, गर्दन, आँख आदि के विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करके अपने भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं या व्यक्त करते हैं। इससे भावों का आदान प्रदान तो हो जाता है, लेकिन ये अपूर्ण एवं अस्पष्ट होते हैं। जरूरी नहीं कि जो आप कहना चाह रहे हैं वही सामने वाला भी समझे, जिसे आप इस तरह की चेष्टा करके उत्तर देना चाहते हैं। तो इसीलिए इनको भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अतः बोलकर या लिखकर प्रकट की जाने वाली ध्वनि की अभिव्यक्ति ही भाषा कहलाती है। अब हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, या हमारे देश के अलावा और भी विदेशों में भी कई तरह की बोलियाँ बोली जाती है, जिसमें भाषाएं भी हैं और बोली भी आती है। इसमें जो प्रमुख भाषा हैं उनमें है, विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जैसे चीनी, अंग्रेज़ी, हिंदी, स्पेनिश, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, अरबी, जापानी, पुर्तगाली आदि। अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाएं होती है। तो भाषा की दृष्टि से भारत की स्थिति संसार के दूसरे देशों से बिल्कुल भिन्न है। विश्व के अधिकांश देशों में प्रायः एक ही भाषा का प्रयोग किया जाता है, किंतु भारत के राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं को, जो कि है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमी, ओडिशा, गुजराती, तमिल, कन्नड़, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, नेपाली, कोंकणी, मराठी, संथाली और बोडो। इन भाषाओं में हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे अधिक लोगों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए हम इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के बारे में पूछा जाए तो उसका उत्तर होगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब भाषा के रूप, भाषा कितने तरह की होती है? तो जैसे हमने पढ़ा कि बोलकर या पढ़कर, लिखकर या सुनकर, तो ये भाषा के रूप है जिन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। तो भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब हम बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा परिवर्तनशील होती है। इसमें केवल ध्वनियों का ही प्रयोग किया जाता है कि किसी शब्द को कोई कैसे बोलता है, कोई किस तरीके से बोलता है, तो इसलिए इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो लिखित भाषा है उसमें ऐसा नहीं है। जब हम लेखनी के द्वारा अपने विचार प्रकट करते हैं, लेखनी यानी कि पेन, कलम, उसके द्वारा जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा अपरिवर्तनशील होती है, यानी जिस तरह मात्राओं का प्रयोग इसमें किया जाता है, शब्दों को बनाया जाता है, अक्षरों को बनाया जाता है, वह हमेशा एक ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क को जिस तरह से लिखा जाता है सभी उसी प्रकार से क लिखते हैं। क को हम ख नहीं बना सकते, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता। इसलिए लिखित भाषा अपरिवर्तनशील है। अब अगला है बोली। जब एक ही भाषा अलग अलग तरह से बोली जाती है तो उसे बोली कहते हैं। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थानी हमारी मातृभाषा है या हमारी मुख्य बोलचाल की भाषा है, लेकिन प्रदेशों के अनुसार इसमें परिवर्तन होते हैं। जैसे अजमेर में अलग तरीके से मारवाड़ी बोली जाती है, राजस्थानी बोली जाती है, जयपुर में अलग तरीके से,
उदयपुर में अलग तरीके की बोली जाती है। तो इस प्रकार यह अलग अलग तरीके से एक ही भाषा बोली जाती है, उसे बोली कहा जाता है। यह भाषा का प्रारंभिक रूप होती है तथा एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे हरियाणा में हरियाणवी, गढ़वाल में गढ़वाली, हिमाचल में हिमाचली आदि। बोली का अपना कोई साहित्य नहीं होता, लोकगीत लोक कथाएँ जो हैं वो ही इसे समृद्ध बनाती हैं। तो बोली की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। इसके बाद आता है लिपि। तो भाषा की ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बंगाली, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी की रोमन भाषा। तो इस प्रकार लिपि तो किसी भी भाषा को लिखने को ढंग को लिपि कहा जाता है। तो इसमें व्याकरण का क्या महत्व है या व्याकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा का सही व शुद्ध प्रयोग करने के लिए कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, जिसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। यानी जो भाषा है हमारी, जिसे हम बोल रहे हैं, उसे किस तरह से बोलना, किस तरह से लिखना, कर्ता कारक या जो कर्म है वो कहाँ आएंगे, किस तरह उनका प्रयोग होगा, शब्दों का किस तरह उन्हें लिखा जाएगा, मात्राओं का प्रयोग किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें जो हमें बताते हैं, ये सारी जानकारी जो हमें शास्त्र जो देता है हमें, वो व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना तथा लिखना सिखाता है। अब व्याकरण के भी भेद हैं, यानी व्याकरण के भी प्रकार हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, जिसमें पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार क्या होता है? तो वर्ण विचार जिसमें वर्णमाला, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियम आदि का अध्ययन किया जाता है, वह वर्ण विचार कहलाता है। यानी जो वर्ण है, जो अक्षर है, हिंदी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स है, उन्हें लिखना, उनका उच्चारण कैसे करना, ये सारे व्याकरण के जिस भाग में आते हैं वो वर्ण विचार कहलाता है। इसके बाद अगला शब्द विचार। तो इसके अंदर शब्दों की उत्पत्ति, रचना, स्वरूप, भेद आदि का अध्ययन किया जाता है कि शब्द कैसे बने, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनकी रचना किस तरह से की जाती है, या शब्द कितने तरह के होते हैं, एक ही शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। तो इस चीज़ का जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिस व्याकरण के अंतर्गत जिसकी शाखा में अध्ययन किया जाता है, वह शब्द विचार कहलाता है। इसके बाद वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य रचना, भेद, विराम चिन्हों के प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है कि वाक्य में कई बार आपने देखा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य भी होते हैं, जिसमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। किसी वाक्य में केवल सिंपल वाक्य या साधारण वाक्य होते हैं जिसमें जानकारी दी हुई होती है, या फिर कुछ नकारात्मक वाक्य होते हैं। तो ये सारे जो वाक्य के भेद हैं, ये इनका जो इसमें अध्ययन होता है वो वाक्य विचार कहलाता है। अगला आता है साहित्य। किसी भी भाषा में लिखित ज्ञान का संचित भंडार साहित्य कहलाता है। साहित्य में किसी देश अथवा जाति के विचार लिखित रूप में संचित होते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम अपनी बात कहानी, निबंध, नाटक आदि के रूप में प्रकट करते हैं, जबकि पद्य साहित्य में हम अपनी बात कविता के रूप में प्रकट करते हैं। संस्मरण, कहानियाँ, उपन्यास, एकांकी आदि गद्य साहित्य के उदाहरण हैं तथा गीत, कविता, पद, गज़ल, दोहे, चौपाई, छंद आदि पद्य साहित्य के उदाहरण हैं। तो अब तक हमने पढ़ा भारतीय संविधान में भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन में उठने वाले विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर या सुनकर समझता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित भाषा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में बोली या प्रयोग में ली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं।
व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। और व्याकरण के 3 विभाग होते हैं जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार तथा वाक्य विचार आते हैं।